चलो अगला हेडिंग डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो हमने एक चार्जिंग कंसीडर कर ली है और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्टेंस हमने x ले ली है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इसके ऊपर हमने चार्ज प्लस Q ले लिया है। फिगर बना लो। इसकी रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर कर ली है। ये सेंटर पॉइंट O हो गया। तो लिख लो एक लाइन, लिखो लेट अस कंसीडर ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। तो अगर हम इस रिंग का एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, यहाँ पर एक हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। छोटा सा एलिमेंट है इसलिए डी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर इस तरीके से होगी। अब देखो डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। यही बात हर एलिमेंट के लिए सही होगी। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो सभी एलिमेंट्स के लिए साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और सभी एलिमेंट्स के लिए जो कास कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डी कास थीटा और इसी कंपोनेंट को हमें ऐड करना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू डी ई कास थीटा के बराबर होगी। डी कास थीटा के बराबर। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पर हमने मान लिया चार्ज डी क्यू के बराबर है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान R²। R² का मतलब हो गया ये डिस्टेंस है √R² प्लस x², इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R² प्लस x²। और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस x अपान √R² प्लस x²। देखो x कांस्टेंट है तो x अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r भी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा R² प्लस x² टू दी पावर 3/2 डी क्यू और लिमिट हो जाएगी 0 से q तक। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस फार्मूले को तुम्हें याद रखना है। अब देखो इसी में केस फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x इज इक्वल टू 0 मान लें, डेट इज एट द सेंटर ऑफ रिंग। x इज इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर ही तो हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। और इसको हम इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, जैसे ये हमने एक रिंग कंसिडर कर ली है और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये कंसिडर किया, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किया, इसके कारण इस साइड में, यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगी? 0। इसी में देखो केस सेकंड, इफ x इज मच मच लेस देन r, x की वैल्यू जो है वो r के कंपेरिजन में बहुत छोटी है। इसका मतलब ये हुआ डेट इज नियर द सेंटर ऑफ, नियर द सेंटर ऑफ रिंग। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो r के कंपेरिजन में x को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स, आर के कंपेरिजन में एक्स को निगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आर की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फार्मूला हमारा ये बन गया, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सेंटर ऑफ द रिंग लिनियरली राइज करेगी। एक्स की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब देखो इसी के सेकंड में ही यहाँ पर हमने इस रिंग का क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लिया है, मतलब सामने से देखेंगे तो ऐसी ही तो रिंग दिखाई देगी। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और ये रिंग का हो गया एक्सिस, सेंटर से पास हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है राइट में, यहाँ पर रखा गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर की तरफ मूव करेगा, सेंटर की तरफ ये मूव करेगा और यहाँ पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास में मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उस मास के कारण इसके पास इनर्शिया भी होगी, इसलिए सेंटर पॉइंट पर रुकेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, जिसके कारण इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पर स्पीड 0। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स तो लग रहा है राइट में, तो इलेक्ट्रॉन जो है राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेट करेगा, ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा? राइट में पहुंच जाएगा तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसलिए इसकी स्पीड घटती जाएगी, यहाँ पर 0। तो इस तरीके से क्या करेगा? ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होगा? रीस्टोरिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू ई के बराबर होगा
और ये रीस्टोरिंग है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। एफ को लिख सकते हैं यम इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई, और ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर क्यूब इंटू एक्स, यही तो इक्वेशन बनी। डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब इंटू एक्स। कुछ दिखाई दे रहा है हाँ सर। क्या? सर उसी फॉर्म में आ गया सर, ए ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्म में। हाँ, विच इज इक्वेशन ऑफ simple harmonic motion, that is electron will oscillate simple हार्मोनिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपल हार्मोनिकली मूव करेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज टाइम कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब अपान क्यू ई। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 1/t 1/2 पाई अंडर रूट क्यू इंटू ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब। यम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पर अगर कोई निगेटिव चार्ज रख दें, माइनस क्यू चार्ज, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्यू डैश कर दिया, तो यहाँ पर ई की जगह पर क्या हो जाएगा? क्यू डैश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल भी रख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज दे दें, ये रिंग है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हमने दे दिया, और यहाँ पर हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये प्रोटॉन रख दिया, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यहाँ पर जो है यम मास ऑफ दी प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, ई की जगह पर चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में देखो केस थर्ड। इफ x इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि जो x की वैल्यू है वो r के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब पॉइंट P रिंग के सेंटर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो देखो इस वाले रिलेशन में x के कंपेरिजन में r को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, और x के कंपेरिजन में r को निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स क्यूब। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की, दैट इज एयर द ring will behave like a point charge। अगर s की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अब देखो
सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी, है ना? और सर उसके बाद E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब E की वैल्यू x के साथ साथ डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले लिनियरली राइज करती है और उसके बाद फॉल करती है। तो अगर हम इसका कर्व ड्रा करें तो देखो कर्व कुछ आएगा इस तरीके से। इस एक्सिस पर हमने x ले लिया है और यहां पर हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो x इक्वल टू 0 पर 0 है और उसके बाद लिनियरली राइज करती है, यानी फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से राइज करेगी। उसके बाद क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फॉल करती है ऐसे। दूसरी साइड में भी ये कर्व इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर E की वैल्यू 0, यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। दो पोजीशंस मिल रही हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है और यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो E की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो देखो DE अपॉन DX डेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसको डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 2x और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर अपान √2। ये दो पोजीशंस मिलेंगी जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये पोजीशन होगी x इज इक्वल टू प्लस
r/√2 और ये पोजीशन होगी x इज इक्वल टू माइनस r/√2। ठीक है। तो ये वैल्यू तुमको याद रखनी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ई मैक्स। एक्स की जगह पर क्या पुट कर दें, r/√2। तो देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, एक्स की जगह पर r/√2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस r² अपॉन 2 की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लो, ई मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू आर फिक्स्ड at the points at the points 0, a and 0, minus a 0, minus a on the y-axis. A charge plus capital Q, a charge plus capital Q is released from rest, is released from rest at the point 2a, 0 on the x-axis. The charge capital Q will, the charge capital Q will, option first, execute simple harmonic motion about the origin. Second option, move to origin and remain at rest. Third option, move to infinity. Fourth option, execute oscillatory but not simple harmonic motion. देखो ये ओरिजिन हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया 0, a और यहाँ पर पॉइंट हो गया 0, माइनस a। इस पोजीशन पर चार्ज रखा है माइनस क्यू और यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। और 2a डिस्टेंस पर, ये a डिस्टेंस हो गई और ये 2a डिस्टेंस हो गई, यानी कि 2a, 0 डिस्टेंस पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फोर्स इधर की तरफ लगाएगा इसे और ये फोर्स भी इधर की तरफ लगाएगा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव करेगा। जब सेंटर पर पहुंचेगा तो नेट फोर्स 0 ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, लेफ्ट में आ जाएगा। तो जब लेफ्ट में आएगा तो लगने वाला फोर्स राइट में हो जाएगा।
जिसके कारण इसकी स्पीड घटती जाएगी, यहाँ पर स्पीड 0 और उसके बाद क्या करेगा, राइट में मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पर पहुँचेगा, कुछ इसके पास स्पीड होगी, ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, राइट में पहुँचेगा। जब राइट में पहुँचेगा तो लगने वाला फोर्स लेफ्ट में, स्पीड घटती जाएगी, यहाँ पर 0 और फिर से इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये मोशन करेगा। एसएचएम। ये एसएचएम होना कोई जरूरी नहीं, ऑसिलेटरी करेगा मोशन। ठीक है, तुमको क्या बताया था, एसएचएम के लिए फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब देखो, एक जनरल कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर हमने एक ये डिस्टेंस हमने एक्स ले ली है और किसी टाइम टी पर चार्ज यहां पर है, ठीक है? किसी टाइम टी पर चार्ज इस पोजीशन पर है। तो देखो, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस साइड में होगा, ऐसे, और जो दूसरा फोर्स लगेगा वो इस तरीके से होगा। अब देखो, इस पर फोर्स हमने मान लिया एफ डैश, इस पर हमने फोर्स मान लिया एफ डैश, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल आउट, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एफ डैश कास ऑफ थीटा विद नेगेटिव साइन। अब देखो, एफ की जगह पर लिख सकते हैं यम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? तो देखो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस, अगर हम इससे इसको कट कर दो तो 2 हो जाएगा, Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट यम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ऊपर एक्स और आएगा। क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है? यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या कहें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, द चार्ज पार्टिकल will oscillate harmonically but not simple harmonic motion। ठीक है, तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, इसका मोशन कहलाएगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। अब इसी में एक चीज देखो, इफ x इज
मच 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 लेस देन ए, एक्स की वैल्यू ए के कंपेरिजन में निग्लिजिबल है। तो जब एक्स की वैल्यू ए के कंपेरिजन में निग्लिजिबल है, तो हम एक्स को ए के कंपेरिजन में हटा सकते हैं यहाँ पर। तो देखो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यम। और यहाँ पर देखो हमने एक्स को हटा दिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए क्यूब, और यहाँ पर आएगा एक्स। कुछ दिखाई दिया? अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ simple harmonic motion, that is the charge plus capital Q will oscillate simple harmonically। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये पूरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यम ए क्यूब अपान क्यू इंटू कैपिटल क्यू। अब देखो, एक बात और सुन लो फिर नोट करना। देखो, कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला, अगर x की वैल्यू a के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तब तो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और x नॉट निग्लिजिबल, तो उस समय कैसा होगा मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है टू ए डिस्टेंस, तो टू ए डिस्टेंस ए के कंपेरिजन में निग्लिजिबल नहीं हो सकती। टू ए डिस्टेंस ए के कंपेरिजन में निग्लिजिबल नहीं हो सकती, बल्कि डबल है, इसलिए मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि इसके सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके पार्टिकल को छोड़ दिया गया इस तरीके से, तो ये मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये है कि अगर सेंटर के पास ले जाकर के इस पार्टिकल को छोड़ दिया गया, चार्ज पार्टिकल को, तब तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और x की वैल्यू अगर a के कंपेरिजन में निग्लिजिबल नहीं है, तो मोशन होगा ऑसिलेटरी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। सर एसएचएम के लिए सर आपने ये प्रॉपर्टीज बताई सर कि फोर्स हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। और पहली पूरी बात सुन लो। हाँ सर। पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए ठीक सर। अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग ठीक। फोर्स का मतलब जो टुवर्ड द सेंटर लगे। ठीक है, यस सर। और फोर्स भी कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यस और सर। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, या उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन हमने निकाली है, यस सर। इस इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, क्योंकि नीचे ये फैक्टर भी है ना। तो इसलिए इसलिए ये इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की नहीं है। ठीक, लेकिन यस अब अगर इसी में ये कंडीशन लगा दें, तो ये यस। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हो जाती है। समझ ये गया। कंडीशन जब लगा देते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हो जाती है।
अगला डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क along its axial point। पहली बात तो ये है कि जब बॉडी के विषय में कुछ ना कहा जाए कि कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, तो हमेशा नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डिस्क कंसीडर कर ली है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने मान ली है कैपिटल आर के बराबर। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने एक्स के बराबर ले ली। फिगर बना लो। एक लाइन लिख लो। देखो, लेट अस कंसीडर ए चार्ज डिस्क। डिस्क के आगे लिख लो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डिस्क। देखो, तीन तरीके से हम लोग डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एक है लेम्डा, इसको कहते हैं लीनियर डेंसिटी। अगर मास है तो मास पर यूनिट लेंथ, और अगर चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। मास है तो मास पर यूनिट लेंथ, और अगर चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझा गया? सिग्मा, इसको हम लोग कहेंगे सरफेस डेंसिटी या सुपरफिशियल डेंसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया पर यूनिट एरिया। अगर मास है तो मास पर यूनिट एरिया, और चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और रो से डिफाइन करते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। अगर मास है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेम्डा से लीनियर, सिग्मा से सरफेस या सुपरफिशियल, और रो से वॉल्यूम। अब देखो, इस डिस्क के कारण हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर ली। लिख लो, कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस। इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस हमने मान ली है डी आर। ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। चार्ज ऑन रिंग कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू, देखो सिग्मा जो है वो प्लेन चार्ज डेंसिटी है। देखो, सिग्मा को यहाँ पर प्लेन चार्ज डेंसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिस्क नॉन कंडक्टिंग है, और चार्ज इसके सरफेस पर ना होकर विदिन होगा। सिग्मा इनटू इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया,
कितना हो जाएगा 2πr इंटू डी आर, यही तो होगा चार्ज ऑन द रिंग। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे और उसके जी बाद होल डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, होल डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग डी इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या फार्मूला था, क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 था। तो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्योंकि ये डिस्टेंस आर के बराबर है। तो डी इज इक्वल टू 1/4πε0 और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 2πr डी आर इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डीई का इंटीग्रेशन ई, सिग्मा कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, ठीक है, अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा डी आर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल आर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसा करते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई मान लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। 2r डी आर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डेट इज इक्वल टू डी वाई। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बाई, तो यहाँ हो जाएगा बाई टू दी पावर 3/2। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान 4 इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा बाई के पावर -3/2 डी वाई। अब देखो लिमिट अब क्या हो जाएगी, देखो आर इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें, लोअर लिमिट 0 है, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दें, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो लिमिट अब यहाँ पर होगी वो होगी एक्स स्क्वायर से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बाई के पावर -1/2 अपान -1/2। अच्छा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिग्मा इंटू एक्स अपान 4 एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस बाहर निकाल लिया, 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, तो सिग्मा एक्स अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स आएगा माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इस वाले x को बाहर निकालें तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया। इसको कैसे निकाला है ये भी तुम्हें याद रखना है और इस फार्मूले को भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो फार्मूले से हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर हमने डेंसिटी मानी है सिग्मा, ये ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एग्जामिनेशन में सिग्मा का कोई फंक्शन दे रखा हो। जैसे मान लो कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर, ये फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हम सिग्मा की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिग्मा नॉट आर। ठीक तो है। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर हो जाएगा इस पोजीशन पर। तो हमारा जब इंटीग्रेशन के बाद कुछ और रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि सिग्मा का अगर तुमको कोई फंक्शन दे रखा है तो इसको पूरा इसी प्रोसेस से इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। और सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट अगर दे रखी है तो फिर तुम्हारा ये फार्मूला रहेगा। जो भी वैल्यूज दे रखी हों एक्स की, आर की, सिग्मा की, उसके अकॉर्डिंग ई की वैल्यू हम निकाल देंगे। नोट कर लो।